स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमें पता है कि मोशन जो होता है चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स डैट कि अगर हम सेंटर ऑफ मास का स्पीड निकालने की कोशिश करें, वेलोसिटी निकालें, एक्सेलरेशन निकालें, मोमेंटम निकालें, तो हम बोलेंगे कि हम मोशन से रिलेटेड चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास का। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता है मोशन का कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स डैट कि हमें सबसे पहले पोजीशन पता होना चाहिए। तो हम कंसीडर करके चलते हैं केवल दो पार्टिकल के लिए जिसका मास m1 है और जो कि r1 डिस्टेंस पे है, एक पार्टिकल जिसका मास m2 है और जो कि r2 डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। हमारे इससे पहले के कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, आप वहां जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। अभी हम इस चीज़ को पढ़ने के लिए, मोशन को पढ़ने के लिए हम दो पार्टिकल ले रहे हैं जिसका मास m1 है और जिसका मास m2 है। m1 r1 डिस्टेंस पे है और m2 r2 डिस्टेंस पे है हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और यहाँ पे जो r आपको दिख रहा है ये पोजीशन वेक्टर है। तो अगर हमें इसका निकालना होगा सेंटर ऑफ मास तो हम बोलेंगे RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, r1 r2 वेक्टर होगा, मास तो वेक्टर होता नहीं है, तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, डिस्टेंस जो है वो वेक्टर होगा यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, m1 प्लस m2 r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। क्लियर है। अब एक बेसिक चीज़ हमको बस यूज़ करनी है, डैट इज़ कि अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलें जो कि हमारा इसमें पोजीशन है, और हमें पता है कि अगर हम पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो हम ये भी पढ़े हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और यहाँ पे r जो है हमारा पार्टिकल्स का पोजीशन है। अब हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें इक्वेशन फर्स्ट को, तो हमारा क्या बनेगा। अब हमारे पास ये दिख रहा है कि जो हमारा m1 और m2 है ये तो मास है जो कि कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता है, बट ये पोजीशन चेंज हो सकती है। हमें पोजीशन ही देखना है, तो हम क्या करेंगे, d/dt ऑफ r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, यहाँ पे m1 कांस्टेंट है, d/dt ऑफ r1 प्लस यहाँ पे m2 कांस्टेंट है, d/dt ऑफ r2। क्लियर है। अब हमें dr/dt जो कि हमारा v है। ओके, अब यहाँ से हम इसको देखें, m1 प्लस m2 यह हमारा बन गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। यहाँ पे हम किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हम सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी। अब आगे इसको देखें, ये m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर है। एक चीज़ हमें ये मिली, ये अगर मैंने कंसीडर किया था कि हम केवल दो पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो उस दो पार्टिकल के लिए ये टोटल मास है और ये टोटल वेलोसिटी है। और हमें एक चीज़ पता है कि मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। इस दो पार्टिकल के लिए ये टोटल मास है जो कि m1 प्लस m2, और इस दो पार्टिकल के लिए ये टोटल वेलोसिटी है, डैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये जो हमारा बनेगा PCM, डैट इज मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमारा बनेगा मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू P1 पार्टिकल 1 का मोमेंटम प्लस पार्टिकल 2 का मोमेंटम
प्लस पार्टिकल 3 का मोमेंटम ऐसे ही एज सो ऑन आ जाएगा। यहाँ से हम ये देखें कि अगर हम सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निकालने चाहते हैं तो जितने भी पार्टिकल हैं इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम जो होगा हम सारा सम कर देंगे तो हमें सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम मिल जाएगा। P1 क्या है? मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, P2 मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल, P3 मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल प्लस डैट 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 प्लस Pn। क्लियर है? तो ये हमको मास इंटू वेलोसिटी से मोमेंटम मिली, लेकिन हम पहले क्या लाना चाहते थे? हम पहले वेलोसिटी लाना चाहते हैं। आप ध्यान से देखो इसमें तो आपको वेलोसिटी दिख रही होगी। अगर हम इसको इक्वेशन 2 बोलें 2, ओके, तो इस इक्वेशन 2 में अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को LHS में रखते हैं, होल्ड करते हैं और इसको ट्रांसफ़र कर दें अगर RHS में, तो हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। एक हमें मोमेंटम निकालना था जो कि मैंने यहीं से रिलेट करके बता दिया, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। अब यहाँ पे VCM देख लो। VCM जब हम निकालेंगे तो आएगा हमारा m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मैंने क्या किया? m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। क्लियर है? तो हम मोशन में स्पीड पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली कि ये आएगा, डैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, जो भी होगा हम सम कर देंगे। ठीक है, तो आप वेलोसिटी पता चल गया, यहाँ पे मोमेंटम पता चल गया। ठीक है, P1 प्लस P2 प्लस P3 वहाँ पे कर देंगे तो वेलोसिटी। अब आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो आप इसमें लगता नहीं है कोई डाउट होगा, क्योंकि इसमें बेसिक मैथ यूज़ हुआ है, डैट इज़ डिफ्रेंसिएशन, वो भी एक लाइन जो कि हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि अगर हम पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। अगर हम एक्सेलरेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन को डिफ्रेंशिएट करें, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। इट मीन्स डैट कि अगर हमारा टारगेट ये है, पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। अब हमें नया वाला जो लाना है वो एक्सेलरेशन लाना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जो हमारा ये फॉर्मूला आया है, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन आई थी उसकी, VCM इंटू m1 प्लस m2 ऐसा आया था हमारा पहले, इज इक्वल टू हमारा आया था m1v1 प्लस m2v2। अगर मैं इसको थर्ड इक्वेशन बोल दूं, या ये तो 2 था, पहले हमने 2 कंसिडर किया था, इसको सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो क्या होगा, डैट इज डी बाई डी टी। यहाँ पे मास तो कांस्टेंट है m1 प्लस m2, बट डी बाई डी टी किसका, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। RHS में क्या होगा, m1 कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ v1 प्लस m2 कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ v2। डैट्स इट। अब ये क्या बन गया हमारा m1 प्लस m2, और ये जब हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, और हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, यानी कि हमें एक्सेलरेशन मिलेगा किसका, तो सेंटर ऑफ मास का। तो ये हमारा बन गया ACM, डैट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे m1a1 प्लस m2a2 प्लस सो ऑन ऐसे ही आता जाएगा, m3a3 प्लस m4a4 डॉट 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 प्लस mn हमने सिंपल, ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए बस 2 पार्टिकल लेके चला था। अब आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर हमको ACM निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो m1a1 प्लस m2a2, 2 को लेके चले हैं, 2 ही रहने देते हैं, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हमारा ए सेंटर ऑफ मास ये निकला, डैट इज सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या निकला, m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस m4a4 डॉट 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 प्लस mnan डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब एक चीज़ ये देखिए, हम इसको इक्वेशन थर्ड बोल के चलते हैं। क्लियर है, हम इसको इक्वेशन थर्ड बोल के चल रहे हैं, और इसका इम्प्लाइज करके ये आया जो कि हमें एक्सेलरेशन चाहिए था वो मिल गया।
आप ये देखो कि ये क्या है, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें पता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा आया था F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बॉडी का टोटल मास है, 2 पार्टिकल लिए थे तो हम उसको बोले तो उसका टोटल मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन, तो क्या आएगा यहाँ पे आगे क्या आएगा, इक्वेशन थर्ड इम्प्लाइज LHS में क्या बनेगा हमारा, इफ सेंटर ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, तो फोर्स होता है सर। तो फोर्स यहाँ पे तो क्या है कि फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 डॉट 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 प्लस Fn ऐसे। इट मीन्स डैट कि हम अभी ये देखें कि हम जब पोजीशन को डिफ्रेंशिएट किए तो हमें वेलोसिटी मिला जो कि हमारा ये आया था। हमने dr/dt डैट इज RCM को डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमको VCM मिला, VCM को डिफ्रेंशिएट किए तो हमको ACM मिला यहाँ पे। और हम उसी में बीच में 2 चीज़ देख के चले, मोमेंटम और फोर्स। यहाँ पे टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स डैट इज F सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट 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 Fn। और हमारा जो मोमेंटम आया था इसको अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 ऐसे आएगा। तो ये हमारा मोशन का कंसेप्ट है। अब एक चीज़ यहाँ पे है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट आएगा क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट बस यूज किया है और ये सबसे इजी है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सबसे इजी टॉपिक है। अब एक चीज़ हम यहाँ देखते हैं, क्लियर है आपको, हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझना है। जो कि हम ये पढ़ के आए हैं कि अगर हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो जो हमारा मोमेंटम होता है, इनिशियल मोमेंटम होता है, वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। इट मीन्स दैट कि हमारा मोमेंटम चेंज होता ही नहीं है। हम यही पढ़े कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब कि द मोमेंटम ऑफ बॉडी रिमेन्स सेम इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। अगर हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो हमारा बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। और ये किसका पढ़ना है, तो ऑफ सेंटर ऑफ मास का। ठीक है सर, तो हमें बस इतना पता है कि हम न्यूटन का सेकेंड लॉ यहाँ यूज करेंगे थोड़ा सा। डैट इज होता है कि F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। यही होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यही हमारा होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब हम यहाँ पे इसको इंस्टेंटेनियस में लिख दे, ये एवरेज है, तो F इक्वल टू dp/dt। इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चेंज हो जाएगा अब देखो, हम सेंटर ऑफ मास का निकालना चाहते हैं तो हम इसको सेंटर ऑफ मास में कन्वर्ट करते हैं। डैट इज F सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू d/dt ऑफ P सेंटर ऑफ मास, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही आएगा फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास का। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अब हमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैंने अभी बोला कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तभी मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। यानी कि इफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0, यहाँ पे अगर ये F सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा तो हमारा बनेगा d/dt ऑफ P सेंटर ऑफ मास दैट इज मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। ये बनेगा इसके अकॉर्डिंग। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप 9th में भी पढ़े हो, पीछे भी मैंने बताया है, जो कि हमारे सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे देख लो उसको। तो हमें मोमेंटम कंजर्वेशन देखना है किसका, तो सेंटर ऑफ मास का। तो सबसे पहले कंसेप्ट ये है कि मोमेंटम तभी कंजर्व हो सकता है जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। जब फोर्स 0 होगा तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है, सेंटर ऑफ मास का फोर्स है, और वो 0 मैंने कर दिया, तो मैंने यहाँ 0 कर दिया, तो हमारा ये इक्वेशन क्या बना, dPCM/dt इक्वल टू 0। अब इसका मतलब कि ये जो LHS है ये 0 के बराबर है, और ये जो आपको LHS में दिख रहा है ये एक डिफ्रेंसिएशन है किसका, तो मोमेंटम का। किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। अब
अगर अबे हमें ये भी पता है कि हम सेम पैरामीटर को ही इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, क्या आपको पता है कि डिफ्रेंसिएशन किसका जीरो होता है? तो सर जब हम किसी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा डिफ्रेंसिएशन क्या आता है? जीरो आता है। इट मीन्स डैट कि ये जीरो किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन है। यहाँ से हम क्या पुट कर देंगे? d/dt ऑफ p सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, डी बाई ये इट मीन्स डैट कि यहाँ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, यानी कि हमारा मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? जीरो क्यों हुआ? अगर हम सेम पैरामीटर मैथ के बेसिस पे देखें तो हम बोलेंगे कि सेम पैरामीटर को ही इक्वेट कर सकते हैं। अगर ये डिफ्रेंसिएशन का कमांड है तो इधर भी डिफ्रेंसिएशन का कमांड होना चाहिए, और डिफ्रेंसिएशन का कमांड हम इस जीरो की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? तो सर इस जीरो के जगह पे हम d/dt ऑफ कांस्टेंट पुट कर देंगे। जब हम इसको देखेंगे तो हमें ये पता चला कि जो यहाँ पे जीरो है वो किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होगा, तभी तो हम यहाँ जीरो लिख दिए। अब यहाँ से इम्प्लाइज करके लिए लिख देंगे कि d/dt ऑफ PCM इक्वल टू कांस्टेंट। डैट मीन्स कि हमारा मोमेंटम कंजर्व है, यही हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन है। लेकिन कब? जब ये FCM जीरो था। जब फोर्स हम बॉडी पे नहीं लगाएंगे तभी वो जीरो हो सकता है। सॉरी, जब हम फोर्स बॉडी पे नहीं लगाएंगे तभी हमारा मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। एक एग्जांपल छोटा सा, एक कार है जिसका मास 1500 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। मोमेंटम क्या होगा? तो बोलोगे सर 15,000 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक। मैं इस पे फोर्स लगाता ही नहीं हूँ, तो क्या इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। अब यहाँ पे फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि आप एक्सेलरेट कर रहे हैं कि नहीं, डी एक्सेलरेट कर रहे हैं कि नहीं। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं बोला कि ये इनिशियल में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी, वही है, तो इसका मोमेंटम चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा हूँ, मैं फोर्स लगा ही नहीं रहा हूँ, ना मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ ना मैं डी एक्सेलरेट कर रहा हूँ, जो वेलोसिटी है वही है। इट मीन्स डैट कि वहाँ मोमेंटम कांस्टेंट है। तो इतनी सी बात है, इस लेक्चर में हम रखते हैं। कोशिश करेंगे कि थोड़ी कंटिन्यूटी बने इस चैप्टर पे या इस क्लास के लिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप इसको देख लोगे, समझ जाओगे। और अगर आपको बेसिक मैथ थोड़ा सा पता है, डैट इज की पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।